तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं विज्ञान का एक जो टॉपिक है, आपका एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न नामक जो चैप्टर है आपका, उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा आपको सहायता करने वाले हैं। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां लिंक को ज्वाइन करने के बाद आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका आप 2 बार 4 बार जितनी बार हो सके अधिक से अधिक बार आप इसका प्रैक्टिस करें, ताकि हाइड्रोकार्बन से आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। और बच्चों इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आपका जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए उसे आप पूरा कवर कर पाए। तो आइए बिना देरी के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं एक महान व्यक्तित्व का कथन है, जो कि क्या कहता है कि अपने आप को सीमित मत करो, अपने आप को सीमित मत करो। बहुत से लोग खुद को क्या कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं। जो वे सोचते हैं वे कर सकते हैं। आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक आपका दिमाग आपको जाने देता है। आप अपने दिमाग में जिस प्रकार का ख्याल रखते हैं, जिस प्रकार का स्वप्न आप देखोगे, उसी प्रकार का न स्वप्न आपका पूरा होगा। तो आप जिस प्रकार से सोचेंगे, जिस पर आप विश्वास करेंगे, याद रखें उसे आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। जिसे आप विश्वास के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ अपना लक्ष्य बना लेंगे, उसे आप निश्चित तौर पर प्राप्त कर पाएंगे। अगले क्रम में बच्चों देखिए हमारे इस चैनल पर आपके पठन पाठन से संबंधित वीडियो अपलोड होती रहती है। तो बच्चों आइए इन्हीं मस्त बातों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जिस सेशन का हमारा पहला सवाल है, क्या कहता है, सही विकल्प को क्या करना है, आपको चुनना है। जिसका पहला पार्ट है कि एथेनॉल में जब 5% जल मिला होता है तो ऐसे एथेनॉल को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, एथेनॉल की। तो एथेनॉल में 2 कार्बन, यानी कि यह हो जाएगा आपका C2H5OH, C2H5OH हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि यदि 5% क्या मिला दिया जाए, 5% इसमें मिला दिया जाए क्या, H2O। तो अगर इसमें 5% हम H2O मिला देते हैं एथेनॉल में, तो आप हमेशा याद रखेंगे क्या बनेगा, आपका परिशोधित स्पिरिट बनेगा। क्या बनेगा, आपका परिशोधित स्पिरिट बनेगा। और अगर हम मिथाइलेटेड स्पिरिट की बात करें, तो मिथाइलेटेड स्पिरिट आपका होता है C2H6 और O। C2H6O जो होता है आपका मिथाइलेटेड स्पिरिट का होता है। मेथेनॉल आपका CH3OH होता है। और परिशुद्ध एथेनॉल यानी कि ऐसा एथेनॉल जिसमें जल वगैरह कुछ ना मिला हो, बिल्कुल शुद्ध हो, क्या कहलाएगा, आपका परिशुद्ध एथेनॉल। तो इसका जो राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, क्या, परिशोधित स्पिरिट। अब आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे, जो कि क्या कह रहा है कि पैकिंग गैस्किट किससे बनता है। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, पैकिंग गैस्किट की अगर बात करें, तो जो पैकिंग गैस्किट होता है ना, एक इस प्रकार की संरचना होती है जो कि आपका क्या करता है कि जो मशीनों के ज्वाइंट होते हैं, मशीनरी जो पुर्जे होते हैं, उनके जो ज्वाइंट लगे होते हैं, उस ज्वाइंट पर इसे लगाया जाता है ताकि वहां से हवा, एयर वगैरह वहां से लीक ना हो। दूसरी चीज कि यह जो आपका पैकिंग गैस्किट जो होता है, यह किससे बनाया जाता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक क्या है, आपका बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है, एक बहुलक है। जिस बहुलक को हम क्या कहते हैं, जो हमने आपको लेक्चर क्लास में बहुलक पढ़ाया भी था, बहुलक को हम, टेफ्लॉन को हम क्या कहते हैं, PTFE का फुल फॉर्म क्या होगा, P फॉर आपका हो जाएगा पॉली, T फॉर टेट्रा, F फॉर फ्लोरो, E फॉर आपका हो जाएगा एथिलीन। तो पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, यह जो आपका बहुलक है वह कौन सा है, आपका टेफ्लॉन है। और टेफ्लॉन से ही क्या बनाई जाती है, आपकी गैस्किट बनाई जाती है। तो इसका सब विकल्प आप बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर इसके और ऑप्शन की बात करें हम, तो अ में दिया है कम घनत्व वाला पॉलीथीन। तो घनत्व कम और गलनांक इसका उच्च रहता है, इसलिए इससे हम क्या बनाते हैं, जो आप प्लास्टिक की जो बाल्टी वगैरह आप देखते हैं ना, वह किससे बनी होती है, आपका कम घनत्व वाली पॉलीथीन से बनी होती है। और बाल्टी हो गया और प्लास्टिक की जो पाइपें हो गई, ये सब किससे बनी होती है, कम घनत्व वाली पॉलीथीन से। और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन घनत्व ज्यादा होने के कारण इसका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, जिससे हम जो पानी पीते हैं, पानी पीने वाले जो डिब्बे होते हैं, डिब्बा वगैरह, ये किससे बनाए जाते हैं, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन से। अगर हम बात करें तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट क्या कहता है, यदि एथेनॉइक अम्ल में सोडियम डाला जाए तो बुदबुदाहट के साथ क्या
कौन सी गैस निकलेगी? तो अगर एथेनाइक अम्ल में, एथेनाइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एथेनाइक अम्ल का सूत्र होता है आपका CH3COH किसका सूत्र होता है आपका एथेनाइक अम्ल में? जब इसमें हम डालते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब इसमें डालते हैं तो यह हमें अभिक्रिया के रूप में क्या देता है? यह हमें अभिक्रिया के रूप में देता है क्या, CH3COO। ये वाला जो H है ना, यह दो मॉलिक्यूल में रहता है। ये वाला H जो है ये इसे क्या करता है, Na क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे आ जाता है क्या, Na। अब बचा क्या, यहाँ पे देखिए CO3 है, तो इस CO3 में एक तो आ गया आपका क्या, CO2 और प्लस यहाँ पे देखिए H की मात्रा 2 है, तो यहाँ पे 2H आपका बचा हुआ है, तो H2 आ जाएगा और एक O इसका है, तो आपका क्या आ जाएगा, H2O। अब आपको पूछा क्या है कि कौन सी गैस निकलती है तेज बुदबुदाहट के साथ, तो इसमें देखिए गैस कौन सी बन रही है, यह तो आपका गैस है नहीं, यह तो आपका पानी है, तो गैस आपका कौन सा है, यह CO2 है, जो कि ऑप्शन में आपके किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ब में दिया है क्या, CO2 गैस बनती है। तो CO2 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला आपका है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। एसिटिक अम्ल, अम्ल इसमें जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये जो आल वाले दो है ना, ये आल वाले तो बिल्कुल हट जाएंगे, क्योंकि आल में कौन से ग्रुप जुड़ा होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा होता है जिसमें आल लगा है। लेकिन आल वाले को अम्ल अम्ल हम नहीं लिखते हैं, इसको आल लिखते हैं, जैसे एल्कोहल, मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सब हो गया। तो अब आते हैं इसके द वाले ऑप्शन पे। द कह रहा है मेथेनाइक अम्ल, यहाँ पे आपका है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक आप क्या किससे देख रहे हैं, मेथ यानी कि एक कार्बन, एथ यानी दो कार्बन, तो इसमें एथिलीन यानी कि एथ है, यानी कि आपका कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए एथ का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका अ ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा क्या, एथेनाइक अम्ल इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में आइए देखते हैं पार्ट नंबर 5 पर। तो पार्ट 5 क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। तो आपने देखा है सिरका निर्माण या आपका एथेनॉइक अम्ल का निर्माण की जो विधि देखे हैं आपने, उसमें हमने बताया है कि 8 से 10% उसमें एथेनॉइक अम्ल अगर हम डालते हैं किण्वन विधि द्वारा, तब हमें क्या प्राप्त होता है, आपका सिरका प्राप्त होता है। तो द विकल्प इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगले क्रम में इसका जो छठा पार्ट है क्या कहता है कि अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन करने से एथेनॉल, आप अगर आल जुड़ गया तो आप समझ लीजिए कि वहां पे आपका क्या चीज है, अगर आल आपका जुड़ गया किसी भी उसमें, तो आप वहां से ये समझ लीजिए कि वहां से आपका क्या है, वह एल्कोहल है। और एल्कोहल का मतलब क्या होता है, आपका शराब होता है। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, शराब होता है। और शराब के सेवन से हमेशा क्या, कौन सा अंग खराब होती है, आपकी किडनी। कोई ऐसा नहीं कहता है कि जैसे कि अरे वो तो बहुत शराब पी रहा था जिसके कारण उसकी किडनी क्या हो गई है, फेल हो गई है। और किडनी को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, यकृत कहा जाता है। तो इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। अगले क्रम में आपका क्या है कि एल्कोहल किस क्रियात्मक, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है। हमने अभी अभी बताया कि जिसमें आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जिसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, वह क्या होता है, आपका एल्कोहल क्रियात्मक समूह जिसमें OH जुड़ा हुआ हो वह क्या होता है, आपका एल्कोहल होता है। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, यहाँ पे बात आती है किसकी, यहाँ पे देखिए 2-3 ग्रुप आपके दिए हुए हैं, दोनों तीनों ग्रुपों को आप देखिए। जैसे पहला में दिया है CHO, तो जो CHO ग्रुप होता है ना, यह कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। CHO कौन सा ग्रुप होता है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। OH हमने बताया ही क्या, एल्कोहल, जो कि आपसे पूछा है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगर हम CO इस प्रकार से डबल के साथ अगर O जुड़ा हुआ हो तो इसे हम कहते हैं कौन सा ग्रुप, इसे कहते हैं कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप। और अगर COOH जुड़ा हुआ हो तो इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल अम्ल कहते हैं, या कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। OH अगर जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल होगा। अब देखिए आइए कुछ आपके प्रश्न हैं अगले क्रम में, प्रश्न संख्या 2 में। अब यहाँ पे देखिए इसका जो पहला पार्ट है क्या कहता है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो एथेनॉल अति सक्रिय धातु है आपका सोडियम, आपका मैग्नीशियम। तो जब इसके साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। यह देखिए अभिक्रिया आपकी दी हुई है, आइए अभिक्रिया को देखते हैं। एथेनॉल यानी C2H5OH जब सोडियम के साथ अभिक्रिया
करेगा तो यहां पे आपका क्या बनेगा, क्योंकि यह अत्यंत क्रियाशील धातु है इसलिए यह H को क्या कर देगा, यहां से विस्थापित कर देगा और क्या बना देगा, आपका H2 गैस बना देगा और Na इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, सोडियम एथॉक्साइड कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया को लिख सकते हैं। इसके दूसरे पार्ट को अगर देखें तो कहता है एथेनाइक अम्ल सोडियम से जब क्रिया करती है, वहां पे क्या था, एथेनॉल, यानी कि जब आपका एल्कोहल जब कर रहा था सोडियम से अभिक्रिया। अब देखिए सोडियम आपका क्या है, अत्यंत सक्रिय तत्व है, अत्यंत क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह भी क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस H के जगह पर कौन सा आ जाएगा, आपका सोडियम आ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3COONA आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। अब अगले क्रम में आपका जो अगला पार्ट है, कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए जो जो क्वेश्चन मार्क आपको लगे हैं, क्वेश्चन मार्क पे आपका ये बताना है कि यहाँ पे क्या भराएगा। तो देखिए अगर हम इसके पहले की बात करें तो पहला क्या है, C2H5COOH में क्या यहाँ पर रहेगा कि आपका यह बन जाएगा। तो अगर यह दो मालिक्यूल में आपका रहे तो इसके साथ अगर हम Mg की अभिक्रिया करा दें तो Mg क्या करेगा, Mg इसके साथ आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और AH जो है यहाँ पे इसका अंतिम वाला जो H है, यह H क्या हो जाएगा, विस्थापित कर देगा और यह हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और यह इसके साथ क्या होकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो जाएगा आपका। अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो CH3OH के साथ अगर CH3COOH जुड़ जाएगा तो H2O तो बनेगा और H2O के साथ और क्या बनेगा आपको बताना है। तो देखिए H2O तो आपका बन जाएगा, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कराए तो अब H2O के अलावा एक H यहां से, एक H यहां से और एक O यहां से। अब इसके बाद बच क्या रहा है, इसके बाद बच रहा है आपका CH3COO और यहां पे बच रहा है CH3, तो CH3COOCH3 आपका बच गया। बस कितना सिंपल है, कितना आसान है। अब अगले क्रम में अगर तीसरे को देखें तो तीसरा कह रहा है कि देखिए इन दोनों के मिलन से जो अभिक्रिया बनेगी, यहाँ पे दो उत्पाद बनेगा। पहले एक तो CO2 दिया हुआ है तो CO2 को तो जाने दीजिए, रख दीजिए, CO2 आपका बन गया है। अब इसमें से देखिए एक H आपका यहाँ पे है, एक H आपका यहाँ पे है और आपका टोटल आपके पास कितने H हैं, 3 H यहां है, एक H यहां है, यानी कि आपके पास टोटल 4 H हैं। तो यहां पे देखिए 3 H तो हमने यहां पे काम में ले लिया। अब यहां पे Na जो है, यह Na क्या कर देगा, इस H को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और यहां पे आपका जो इसके साथ का एक O है वह आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, आपका H2O बना लेगा। तो इस प्रकार से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब आइए कुछ प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, आइए उन प्रश्नों को देखते हैं और करते हैं हल। एथेनॉल का उपयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि एथेनॉल का जो गलनांक होता है ना, 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 114 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए यह कम ताप वाले थर्मामीटर में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और यह आसानी से क्या होता है, इसके अंदर फैलाव हो जाता है, जो कि क्या होता है, रंगहीन द्रव है। जो आपका एथेनॉल है रंगहीन द्रव है और आसानी से क्या होता है, फैल जाता है। दो चीजें हमने बताया कि रंगहीन द्रव है और आसानी से फैल जाता है। रंगहीन द्रव होने का क्या मतलब है, यहाँ अगर रंगहीन द्रव है तो इसमें अगर कोई हम रंजक मिला दे, कोई रंग मिला दे तो इसके पाठ्यांक को आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो रंगहीन द्रव है, एक फायदा यह है, और यह फैल जाता है किसी भी तल पर। तो अगर फैल जाएगा तो वहां पे हमें रीडिंग पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी और इसका जो गलनांक होता है 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भी क्या है, एक प्लस पॉइंट है। इसलिए हम एथेनॉल का उपयोग थर्मामीटर में करते हैं और आगे कह रहा है कि इसमें रंजक यानी रंग मिलाया जाता है ताकि तापक्रम को आसानी से पढ़ा जा सके। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। एक चीज आप और लिखिए, देखिएगा यह प्रश्न आपको कई प्रकार से पूछ सकता है। कैसे कैसे पूछेगा, जो आपका सिरका है, सिरका को ही हम कहते हैं एथेनॉइक अम्ल। सिरका को हम क्या कहते हैं, एथेनॉइक अम्ल, और इसी को हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, यानी दो तीन नामों से जानते हैं। तो आपको यह भी बोल सकता है कि एथेनॉइक अम्ल के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए, सिरका निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए, एसिटिक अम्ल का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, इनके विभिन्न प्रकारों को लिखिए। तो इस प्रकार से आपको कई प्रश्न इसमें घुमा के दे सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे
यहाँ पे जो भी आपका जो भी आएगा, यानी कि चाहे सिरका हो, चाहे एथेनॉइक अम्ल हो, चाहे एसिटिक अम्ल हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कि एथेनॉइक अम्ल को हम क्या करते हैं, इसका औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है। एथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन अल्कोहल के किण्वन विधि द्वारा, इसके लिए एक ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाता है जिसमें नीचे से वायु प्रवाह के लिए क्या हो, छिद्र हो। दूसरी चीज कि इसमें क्या क्या लगता है कि बर्तन में लकड़ी के छेलन को भरकर अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। अमोनिया सल्फेट जीवाणुओं की वृद्धि करने में क्या होता है, सहायक होता है। फिर इसमें 10% एथेनॉल ऊपर से धीरे धीरे डाला जाता है। फिर किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप, किण्वन यानी उसे सड़ाकर पात्र के सबसे निचले हिस्से में एथेनॉइक अम्ल क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त एथेनॉइक अम्ल क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। इसमें एथेनॉइक अम्ल की सांद्रता जो होती है 3 से 4% होती है, और शुद्ध एथेनॉइक अम्ल जिसमें जल की मात्रा न हो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। एक नंबर में आपसे परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि शुद्ध जिसमें जल न मिला हो ऐसे एथेनॉइक अम्ल को हम क्या कहते हैं, तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। और इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइए चित्र द्वारा इसको समझ लेते हैं। देखिए होता यह है कि लकड़ी के छीलन वगैरह को हम क्या करते हैं, यहां पर इकट्ठा कर लेते हैं, और हम यहां पे नौसादर को क्या करते हैं, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, इसको हम बैक्टीरिया के भोजन के रूप में, भाई किण्वन जब होगा उसको जब सड़ाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया जो उत्पन्न होंगी तो उनको भोजन चाहिए ना, तो उसके लिए हम NH4 आपका अमोनियम सल्फेट को क्या करते हैं, रखे रहते हैं, जिसमें हम अमोनियम सल्फेट को प्रवाहित करते हैं। और 10% C2H5OH यानी तनु एल्कोहल विलयन को हम धीरे धीरे इसमें क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और इसमें वायु प्रवाहित करने के लिए वायु कोष बने होते हैं। वायु प्रवाहित होने के लिए ये देखिए क्या बने हुए हैं, वायु कोष बने हुए हैं। और इसमें जैसे ही वायु जाती है तो इसके किण्वन विधि द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है, सिरका प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। देखिए वीडियो से संबंधित जो राय है आपकी वह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगला एक अच्छा सा सवाल है, क्या कहता है, अब्राहम के पास 2 बिलियन एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल थे, जिसमें से उसने दोनों बिलियन में सोडियम का टुकड़ा डाला और देखा कि गैस निकलने लगी, जिसके पास माचिस की तीली ले जाने पर पॉप की आवाज आती। इन क्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाइए। 2 बिलियन है, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल है। आइए देखते हैं। पहली अभिक्रिया क्या है कि जब एथेनॉल विलयन में सोडियम डाला जाता है, एथेनॉल यानी कि C2H5OH, इसमें जब हम सोडियम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और हाइड्रोजन गैस उच्च ज्वलनशील होने के कारण यह पॉप की आवाज में क्या करती है, बाहर निकलती है। तो यहां पे क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन। दूसरे क्रम में जब हम एथेनॉइक अम्ल में सोडियम को मिलाएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा और आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। चूंकि Na जो है ना, Na काफी क्रियाशील होने के कारण H को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और H जाकर के क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, जो कि पॉप साउंड के साथ निकलेगी। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। अगला आपका है कि कार्बनिक यौगिक A का अणुभार 46U है, इसको ऑक्सीकृत करने पर कार्बोनिल अम्ल B प्राप्त हुआ। यौगिक A का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है, इसको सुधार लीजिएगा, निर्जमी नहीं निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। ए और बी की पहचान करते हुए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। आइए देखते हैं क्या है कि एक ऐसा अणुभार जिसका कितना है, अणुभार कितना है, 46 है। ए यौगिक है जिसका अणुभार कितना है, आपका 46 है, अणुभार दिया है 46। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं एथेनॉल की, तो एथेनॉल को अगर हम देखा जाए तो इसका अणुभार कितना होगा, आपका 46 होगा। आप चाहे जोड़ लेंगे, सी का आपका 12 हो जाएगा, 2 अणु है तो 12 दूना 24, और एच के 5 है तो 5 ये हो गया, 24 5 29, और ओ का 16, 29 और 16 प्लस 1, 16 और 1 17, तो 29 और 17 कितना हो जाएगा, आपका 46 हो जाएगा। तो इसका अणुभार कितना आ गया, आपका 46 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो ए को हमने क्या ले लिया, एथेनॉल, और बी को हमने क्या ले लिया, एथेनॉइक अम्ल ले लिया, और उपरोक्त में दिए गए समीकरण को हमने क्या किया, संतुलित कर दिया। तो C2H5OH को अगर हम क्या करते हैं, इसको हम
इसकी अभिक्रिया अगर हम कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एथेनाइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, और उसके साथ क्या प्राप्त होता है? हमें जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप समीकरण को दे लेंगे, और जो आपके दो यौगिक है, ए आपका क्या है? C2H5OH, और आपका बी जो है एसिटिक अम्ल है। जब C2H5OH को हम गर्म करते हैं तो हमें B यानी कि एथेनाइक अम्ल क्या होता है? प्राप्त होता है, जो कि निर्जलीकरण के रूप में प्राप्त हो रहा है ना, हमें जल प्राप्त हो रहा है ना, तो इसका निर्जलीकरण के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कहता है कि कम घनत्व वाले पॉलीथीन और उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन में क्या अंतर है? गुणों के आधार पर एक एक उपयोग लिखिए। आइए देखते हैं। कम घनत्व वाला पॉलीथीन यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, अगर उसका घनत्व लो है तो जो उसका गलनांक होगा वह क्या होगा? उच्च होगा। तो यदि हम एथीन या एथिलीन के बहुत सारे अणुओं को, भाई बहुलक में हम क्या करते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं के संयोग से हम क्या करते हैं? एक परमाणुओं का निर्माण करते हैं, जो कि क्या कहलाता है? बहुलक। तो बहुत सारे अगर हम एथिलीन के अणु ले लें, बहुत सारे अणुओं को, और 6 से 7 एटीएम दाब पर और 330 से 470 केल्विन ताप पर और 6 से 7 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम उसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कम घनत्व वाली पॉलीथीन प्राप्त होती है। देखिए, इस कम घनत्व वाली और अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन में बस यही अंतर है कि ये जो डाटा आपका दिया हुआ है ना, केवल यह डाटा आपका चेंज होगा, बाकी सबका सब वही रहेगा। जब हम एथिलीन के बहुत सारे अणुओं को इतने दाब पर और इतने तापमान पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमें कौन बनता है? कम घनत्व वाली पॉलीथीन प्राप्त होती है, और इसका घनत्व कम और गलनांक उच्च होता है, और यह अल्प पारदर्शी क्या होता है? कठोर। और इसका उपयोग जैसा कि हमने बताया बाल्टी और पाइप इत्यादि बनाने में किया जाता है। यह अधिकतर रसायनों के प्रति निष्क्रिय होता है। देखिए, यह अभिक्रिया इसकी है। यह आपका क्या है? एथिलीन है। अब इस एथिलीन को हम इसमें बहुत सारे यानी n मात्रा में इसको लिए हैं, और इसको 340 केल्विन ताप पर, 330 से 470 केल्विन ताप पर और 6 से 7 एटीएम दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किए, तो यह एथिलीन से किसमें बदल गया? पॉलीथीन में बदल गया। किसमें बदल गया? पॉलीथीन में। भाई देखिए, जो आपका बहुलक होता है ना, उसको जब हम बदल देते हैं तो उसके पहले क्या लगता है? आपका पॉली लगता है। तो हमने क्या लिया था? एथिलीन लिया था। तो एथिलीन के पहले अगर हम पॉली लगा दें तो आपका क्या हो जाएगा? पॉलीथीन हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा? कम घनत्व वाली पॉलीथीन बनेगा। लेकिन अगर इसके क्रम को हम बदल दें, इसके जगह पे हम कितना कर दें? इसके जगह पर जो हमने वहां पे 6 से 7 लिया था दाब, उसको अगर 1500 से 2000 एटीएम दाब कर दें और 473 केल्विन ताप कर दें, और O2 की उपस्थिति में इसे अगर गर्म करें, किसको? एथीन को। किसको करें? एथिलीन को अगर हम गर्म करें n मात्रा में अगर लेकर के, तो इसके भी आगे क्या जुड़ जाएगा? आपका पॉली जुड़ जाएगा, और पॉली जुड़ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? पॉली प्लस एथीन यानी कि पॉलीथीन। और यह जो बनेगा, चूंकि इसका दाब और ताप दोनों ही उच्च था, इसलिए उच्च घनत्व वाली क्या बनेगी? यहाँ पे पॉलीथीन आपकी बन जाएगी। और इसका उपयोग क्या होगा? इसको कहते हैं हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एथीन के बहुत सारे अणुओं को जब ऑक्सीजन की अल्प मात्रा में इतने वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है, तो हम पारदर्शी पॉलीथीन मिलता है, जिसे उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन हम कहते हैं। अब इसको एक गुण जो है, इसका गुण क्या है? कि इसका घनत्व ज्यादा और गलनांक क्या होता है? कम होता है, और इसका उपयोग बोतल और पन्नियां इत्यादि बनाने में किया जाता है। अगला आपका है कि मिथाइल स्पिरिट क्या है? मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है? तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि मिथाइलेटेड स्पिरिट का जो सूत्र होता है वह कितना होता है? C2H6 और O होता है। अब इसका देखिए क्या है कि 90% शराब में अगर 9% क्या मिला दिया जाए? मेथेनॉल मिला दिया जाए, और 1% पिरीडीन मिला दिया जाए, तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा C2H6O बनेगा, यानी कि मिथाइलेटेड स्पिरिट बनेगा। और यह इसे हम क्या कहते हैं? विकृत एल्कोहल भी कहते हैं। जो हम शराब के रूप में सेवन करते हैं तो एल्कोहल भी करते हैं। मेथेनॉल मिले होने के कारण यह जहरीला हो जाता है और बदबूदार क्या देता है? गंध देता है। और यह जहरीला होने के साथ साथ हमारे यकृत को, हमारे किडनी को क्या कर देता है?
खराब कर देता है। अब अगला है आपका बहुलक किसे कहते हैं, एथीन के बहुलकीकरण को समझाइए। तो उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक जो कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, जो हमने पॉलीथीन बनाया ये उच्च अणुभार वाला यौगिक है और ऐसे ऐसे कई यौगिकों यन यौगिकों को मिलन से हमें क्या बना, पॉलीथीन बना। तो यह क्या है, आपका बहुलक है। यही परिभाषा कह रहा है क्या कि उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक जो कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं बहुलक कहलाते हैं। और यह क्रिया बहुलकीकरण यानी सल्फोनीनेशन कहलाती है। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण को। जैसे वही एथीन से क्या बनाना, पॉलीथीन बनाना, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा। इसमें यह क्या बन रहा है, आपका पॉलीथीन बन रहा है। किससे, एथीन के कई छोटे छोटे अणु मिलकर के क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन बना रहे हैं। तो यही आपका क्या है, बहुलक। एकलक से आपका बहुलक बनना क्या कहलाता है, बहुलकीकरण कहलाता है। अगला आपका जो है एथेनॉल से एथीन कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनॉल से एथीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो एथेनॉल से एथीन प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है यह आपकी एथेनॉल है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। किसे, आपका एथेनॉल को। तो इसको गर्म करने से आपका क्या बनता है, एथीन बनता है। इसको गर्म करने से क्या बनता है, आपका एथीन बनता है। एथीन क्या होता है, C2H4। C2H4 आपका क्या बनता है, एथीन बनता है, जिसके बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपके इस सेशन के संपूर्ण स्लाइड के सवाल समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।